एक बार की बात है। सुखपुर नाम का एक गांव था जहां सुख के अलावा सब कुछ था। पूरा गांव सालों से गरीबी और बीमारी से ग्रस्त था। वहां अनाथ तृष्णा अपनी बीमार दादी के साथ रहती है। एक दिन सुबह तृष्णा पनघट से पानी लेकर बीमार दादी के पास पहुंच जाती है। दादी, कैसी है तुम्हारी तबीयत? कुछ आराम मिला? ये लो दादी, पानी पी लो। तृष्णा दादी को पानी पिलाती है। तब अब जाकर सुकून मिला है बिटिया। तू ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तबीयत तो अभी भी नहीं सुधरी है मेरी। अच्छा, अभी देखती हूँ। तुम्हारी दवा कहाँ रखी है, बताओ मुझे। ये बोलकर त्रिशा दूसरे कमरे में दवा ढूंढती है। फिर न मिलने पर वापस आकर कहती है, ये क्या दादी, तुम्हारी दवाई तो खत्म हो गई है। इंतजार करो, मैं वैद्य जी के पास जाती हूँ और वहां से दवाई लेकर आती हूँ। ये बोलकर त्रिशा घर से निकलकर गांव के वैद्य जी के पास जाती है। वैद्य जी, मेरी दादी की दवाई दे दीजिए, आज ही उनकी दवाई खत्म हो गई है। अरे बेटी, तुम्हें आने में तो देर हो गई। वो दवा तो अब खत्म हो गई है। मुझे दोबारा से औषधियों को लेकर बनाना पड़ेगी और इसमें काफी वक्त लगेगा। ये क्या वैद्य जी, अब मैं क्या करूंगी? उसकी जगह कोई और दवाई दे दीजिए। अगर समय पर दादी को दवाई नहीं मिली तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कोई उपाय बताइए आप। अगर ऐसा है तो एक उपाय तो है जो आसान तो नहीं है, मगर तुम कर पाओगी। कैसा भी कठिन मार्ग हो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ वैद्य जी। बस आप उपाय बताइए। ठीक है, तुम्हारी दादी की दवा में प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियां जंगल में मिलेंगी, जहां का रास्ता ही 4 घंटे का है। बताओ, कर पाओगी ये? पूरा दिन लग सकता है तुम्हें। जरूर वैद्य जी, मैं 4 घंटे तो क्या, 4 दिन की भी यात्रा कर सकती हूँ। बस मेरी दादी की दवा मिल जाए। मगर मैं उस जड़ी बूटी को पहचानूंगी कैसे? वो जड़ी बूटी बैंगनी रंग के छोटे फूलों वाली होती है, जो घास के आसपास तुम्हें दिख जाएगी। अब जाओ, जाकर वो जड़ी बूटी ले आओ। वही दादी को खिला देना तो उन्हें आराम मिलेगा। ये सुनकर त्रिशा जल्दी से घर जाती है और वहां दादी के पास जाकर उनसे कहती है, दादी, वैद्य जी के पास आपकी दवाई खत्म हो गई थी, तो मैं उनके कहने पर जंगल में जड़ी बूटी लेने जा रही हूँ। ये आपको बताने के लिए आई थी ताकि आप चिंता ना करें। बिटिया, इतनी दूर जंगल में मत जाओ। पता भी है कितनी दूर है वो जगह। तुम मत जाओ, कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। वैद्य जी दवाई बनाकर खुद ही दे देंगे। नहीं दादी नहीं, ऐसे हम लोग कब तक उनके सहारे रहेंगे? तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है दादी, बिना दवाई के। इसलिए मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटी, संभल कर जाना। और रास्ता बहुत दूर है तो खाने के लिए मैं तुम्हें लड्डू दे देती हूँ। जल्दी घर आ जाना। जब तू मेरी आंखों से दूर होती है तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। फिर त्रिशा पोटली में लड्डू बांधकर घर से बाहर निकल जाती है। काफी देर चलते चलते वो घने जंगलों में जड़ी बूटी ढूंढने लगती है। फिर कुछ देर के बाद में उसे जमीन के पास घास के पास में बैंगनी फूलों वाली जड़ी बूटी मिल जाती है। अरे वाह, ये रही वो जड़ी बूटी। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब जल्दी से ये ले जाकर घर पर दे आती हूँ। फिर त्रिशा जल्दी से वो जड़ी बूटी तोड़कर अपनी पोटली में रख लेती है। तभी उसे जोर की प्यास लगती है और वो जंगल के पास नदी में पहुंच जाती है। वहां से वो पानी पीकर नदी के पार के मैदान को देखकर सोचती है, इस नदी के पार कौन सी जगह होगी? मैं तो पहले कभी नहीं गई। एक काम करती हूँ, चलकर देखती हूँ कि आखिर वहां पर है क्या, मगर देर ना हो जाए। चलो देखती हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। त्रिशा नदी के किनारे से दूसरे पार मैदान में पहुंचकर हरे भरे मैदान में चलती है, जहां बस 1 या 2 पेड़ ही होते हैं।
तभी त्रिशा सुस्ताने के लिए सामने वाले सेब के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे वाह, ये जगह तो काफी ज्यादा सुंदर है और हरी भरी भी है और ठंडी हवा है। कुछ देर यहाँ पर रहने में कितना ज्यादा मजा आएगा। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लेती हूँ। फिर त्रिशा पेड़ के नीचे लेटकर सो जाती है। ऐसे ही काफी देर निकल जाती है। फिर अचानक एक लाल रंग का सेब त्रिशा की गोद में गिरता है और वो घबराकर उठ जाती है। हाँ, ये क्या था भारी सा, और ये क्या गिरा यहाँ पर? जब त्रिशा देखती है तो वो लाल रंग का सेब होता है और तभी एक और सेब गिरता है और त्रिशा हैरानी से ऊपर देखती है तो पता चलता है कि ये तो सेब का पेड़ है। तब वो अपने आप से कहती है, ओह, ये तो सेब का पेड़ है। मैंने आते हुए ध्यान भी नहीं दिया, मगर इतनी सुनसान जगह पर सेब का पेड़ क्यों है? खैर, मुझे क्या, दोनों सेब को ले जाती हूँ, दादी को खिला दूंगी। त्रिशा दोनों सेब पोटली में रख लेती है और वापस लौटकर नदी के किनारे होते हुए जंगल से निकलकर घर चली जाती है और रात हो जाती है। तभी दादी कहती है, आ गई बिटिया, बहुत देर हो गई तुझे आने में, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। हाँ दादी, मुझे इतना समय लग ही गया। फिर वो जड़ी बूटी पीसकर दादी को खिलाती है और उसके बाद एक सेब दादी को खिलाती है। तब दादी कहती है, अरे वाह त्रिशा, ये तो सच में बहुत मीठा और स्वादिष्ट सेब है। इतना बढ़िया सेब तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये ले, तू भी चख ले इसे और देख कैसा है। मगर तुझे ये मिला कहाँ से? नहीं दादी, तुम बीमार हो तो इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। इसे खाकर तुम्हें ताकत मिलेगी और फिर पता नहीं ये सेब वापस कब नसीब हो। अच्छा अच्छा, अब तू आराम कर, तू काफी ज्यादा थक गई होगी। त्रिशा और दादी खा पीकर दोनों सो जाती हैं और अगले दिन त्रिशा उठते ही जड़ी बूटी लेकर गांव के वैद्य जी के पास जाती है। ये लीजिए जड़ी बूटी और जल्दी से इसकी दवा बना के दे दीजिए वैद्य जी। त्रिशा उन्हें जड़ी बूटी देती है और वो उसे पीसकर दूसरी औषधि में मिलाकर बोतल में बनाकर दवा बना देते हैं। और त्रिशा दवा लेकर घर आती है और दादी को दवा देती है, मगर वो नहीं खाती। आज दवा नहीं पीऊंगी, तू इसे संभाल कर रख दे। मुझे लग रहा है मैं स्वस्थ हो गई हूँ। लगता है वो सेब खाने से सुधार हो रहा है, इसलिए आज के बाद तू दवा रहने दे, बस मुझे नहीं खानी दवा। त्रिशा खाना लगाती है और दोनों लोग खाना खाते हैं और फिर त्रिशा उन्हें दूसरा सेब खाने को देती है। तब दादी कहती है, बिटिया, ये आखिरी सेब है, तू चख ही ले, कितना ज्यादा स्वादिष्ट है ये। नहीं दादी, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, मुझे जब खाने का मन होगा तब मैं वहां जाकर सेब खुद पे खुद खा लूंगी। ये सुनकर दादी दूसरा सेब भी खा लेती है। फिर रात होती है और दोनों खा पीकर सो जाती हैं। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और एक दिन त्रिशा घड़ा लेकर पनघट पर जाकर पानी भरती है। तभी उसकी सहेली रुचि आती है। और त्रिशा, कैसी है तू? बड़े दिनों से तू दिखाई नहीं दी। मैं ठीक हूँ रुचि, तू कैसी है? मैं बस दादी की देखभाल में लगी रहती हूँ, तभी ज्यादा बाहर नहीं दिखाई देती हूँ। मैं भी ठीक हूँ, मगर तू दादी को कौन सी दवा खिला रही है जो वो इतनी जल्दी स्वस्थ और फुर्तीली हो गई है? आज तो मैंने देखा कि तेरी दादी उस रामू लकड़हारे की लकड़ियां उठा रही थी। मुझे तो बहुत ज्यादा बेचैनी हो गई थी कि कहीं उनकी कमर में कोई मोच ना आ जाए। क्या? सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। दादी भी ना, उनकी तबीयत में सुधार होते ही वो कठिन से कठिन काम करने लग जाती है। देखती हूँ मैं। त्रिशा जल्दी से घर की ओर जाती है और दादी से कहती है, दादी, मेरी सहेली ने बताया आप उस लकड़हारे की लकड़ियां उठा रही थी। दादी, आप भी ना, आपकी तबीयत अभी ठीक हुई नहीं है, कुछ हो जाता आपको तो। आज मुझे काफी स्वस्थ महसूस हो रहा था और मैं इतनी फुर्ती से गट्ठर उठा लूंगी, मुझे भी क्या पता था। दादी, आपका वहम होगा, अब ऐसा वापस मत करिएगा। आप बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। फिर त्रिशा खाना बनाती है और दोनों खाते हैं। इसके बाद अगले दिन त्रिशा उठकर देखती है तो दादी झाड़ू पोछा कर रही होती है। तब
मेरी तबीयत सच में ठीक हो गई है और मैं घर के काम भी बहुत आसानी से कर पा रही हूँ। तू खुद देख ले, ये करिश्मा है, करिश्मा। हाँ दादी, मुझे भी यकीन हो गया है कि अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हो। भगवान का शुक्रिया। मगर दादी, तुम इतने भी काम मत करो, थोड़ा आराम करो। बेटिया, इतने सालों से मैं बीमार रही, जब मैं भगवान की दया से स्वस्थ हो गई हूँ तो मुझे अब बेकार नहीं बैठा जाता। अब पानी लेने चलते हैं। फिर दादी और त्रिशा पनघट पर जाती है। पानी भरकर एक घड़ा सिर पर और दूसरा हाथ में लिए वापस आने लगती है। तभी गांव की दो औरतें विमला और कमला मिल जाती है। अरे त्रिशा, अपनी दादी से काम क्यों करवा रही हो, वो भी इतनी ज्यादा धूप में? कहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई तो? बहन, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ और सारे काम आसानी से करने में सक्षम हो गई हूँ, तभी तो पानी लेने आई हूँ। त्रिशा और दादी जाने लगते हैं। तभी पीठ पीछे से विमला उन्हें टोंट मारती है। क्यों कमला, ऐसा क्या खिलाती है ये दादी को जो इतनी जल्दी ठीक होकर इतनी फुर्तीली हो गई कि दो भारी घड़े लेकर जा रही है ये? हाँ बहन, दादी को तो इतना फुर्तीला और मजबूत कभी नहीं देखा मैंने। पता नहीं क्या चक्कर है। चल, हमें क्या। दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं, मगर त्रिशा और दादी दोनों उनकी बातें सुन लेती हैं और चुपचाप घर जाकर पानी रखती हैं। तब दादी, मैं भी हैरान हूं, जो तुम्हारी फुर्ती एकदम से कैसे बदल गई? ये सब कुछ कैसे हो गया? सब भगवान की दया है बिटिया, तू उनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दे। मैं आज खाना बनाऊंगी, तू आराम कर। फिर रात हो जाती है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और दादी की झुकी कमर सीधी हो जाती है और उनके चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं और फिर बाल काले होते जाते हैं और 7 दिन के बाद अचानक वो 30 साल की औरत लगने लगती है। अगली सुबह त्रिशा उनके कमरे में जाती है। दादी, आज खाने में क्या खाओगी? तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ। जैसे ही दादी पीछे मुड़ती है, वैसे ही त्रिशा उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। उनकी दादी अब बूढ़ी नहीं बल्कि जवान औरत में बदल गई थी। अरे, ये आप कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है? और मेरी दादी कहाँ है? बिटिया, मैं तेरी दादी हूँ, जरा ध्यान से देखो मुझे, मेरी आवाज पहचानो। अरे पगली, मैं तेरी दादी हूँ, मगर ये अचानक ये मेरा शरीर कैसे बदल गया? क्या सच में तुम मेरी दादी हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी दादी बूढ़ी से जवान कैसे हो गई। दादी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ हो क्या रहा है? मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है कि मैं बूढ़ी से जवान कैसे हो गई। कुछ दिनों से मुझे इसके संकेत तो मिल रहे थे, मगर इतनी जल्दी मैं जवान हो जाऊंगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ दादी, ये सब उस सेब की वजह से हो रहा है और उसके खाने के बाद से ही आप में फुर्ती ज्यादा आ गई है और आपकी झुर्रियां भी गायब हो गई है। मैंने ये देखा तो था, मगर मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है, पर अब क्या करे दादी? भगवान की लीला भी अपरंपार है। कुछ दिनों पहले मैं बीमार बूढ़ी लाचार थी और आज स्वस्थ हष्ट पुष्ट जवान हो गई हूँ। अब मैं भी तेरी देखभाल कर पाऊंगी बेटी। हाँ, आपको इस रूप में पाकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ दादी। मगर दादी, अगर गांव में सबको पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे? फिर पनघट पर चलते हैं। तुम्हारे साथ मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे नई सहेली मिल गई हो। फिर दोनों घड़े लेकर पनघट पर जाकर पानी भरती हैं और आते हुए गांव के आदमी औरत उन्हें देख लेते हैं और फिर विमला उनके पास जाकर उनसे कहती है, क्यों त्रिशा, ये तुम्हारे साथ कौन है? इससे पहले तो गांव में कभी नहीं देखा। अरे मैं हूँ विमला, त्रिशा की दादी। मेरी आवाज नहीं पहचानी क्या तुमने? अरे राम रे राम, तुम त्रिशा की दादी हो? मैं तो क्या पूरा गांव भी नहीं पहचान पाएगा, मगर ये बताओ अचानक इतनी जवान कैसे हो गई तुम? वैसे कुछ दिनों पहले तुम्हारी फुर्ती तो वापस आ गई थी, ये तो मुझे समझ आ रहा था। बस विमला, इतनी भी जवान नहीं हूँ मैं। बस वैद्य जी की दवा का कमाल है। अच्छा, देर हो रही है, अब चलती हूँ। दादी त्रिशा को लेकर घर चली जाती है और विमला के पास आकर पूछती है, क्या हुआ? ये औरत कौन थी
और कौन होगी? त्रिशा की दादी। और कौन? त्रिशा की दादी बता रही है खुद को। और मैंने पूछा तो कहती है कि वैद्य जी की दवाई का कमाल है। हाँ, क्या सच में? राम राम राम, ये तो अनर्थ हो गया। ये तो पक्का झूठ बोल रही है, वरना पूरा गांव वैद्य जी से दवाई लेता है तो कोई जवान क्यों नहीं हुआ? मगर ये सच में उसी की दादी थी ना? हाँ बहन, उसने खुद ने बताया, और आवाज भी उसकी दादी की तरह ही लग रही थी। तब तो दाल में जरूर कुछ काला है। और तो और उनकी झुर्रियां भी गायब होते हुए देखी है मैंने। मुझे लगा कि भरम होगा, मगर चल बहन, सबको बताते हैं इन जादूगरनियों के बारे में। चल चल। ये बोलकर दोनों वहां से चली जाती हैं और त्रिशा की दादी के जवान होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। उधर घर जाते ही त्रिशा कहती है, अरे दादी, उनको सच बताने की क्या जरूरत थी? वे औरतें पूरे गांव में बात बता देंगी। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें पूरा नहीं आधा सच बताया है। और वैसे भी कब तक ये बात छिपा कर रखते? एक ना एक दिन तो ये बात सबके सामने आनी ही थी ना। तुम चिंता मत करो, चलो मैं खाना लगाती हूँ। दादी और त्रिशा दोनों खाना खाते हैं। रात को त्रिशा को नींद नहीं आती। फिर अगले दिन सुबह सुबह गांव के सारे लोग, विमला, कमला, रुचि और मुखिया, सब त्रिशा के घर पर आते हैं और विमला को आवाज देते हैं, अरे ओ त्रिशा और उसकी दादी, जल्दी बाहर आओ, यहाँ पर सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बाहर निकलो। आवाज सुनकर त्रिशा और उसकी जवान दादी दोनों घर से बाहर आते हैं। क्या बात है विमला ताई, इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या बात है? इसलिए आए हैं ताकि तुम दोनों जादूगरनियों को बाहर निकाल सके। मुखिया जी, इनको इस गांव से बाहर निकाल दीजिए। पता नहीं कौन सा मंत्र फूंकती है और बुड्ढी जो औरत है वो जवान हो जाती है। मगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमें आप इसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। हमें बाहर मत निकालिए। पूरा गांव तुमसे डरने लगा है। और त्रिशा की दादी, तुम हमसे झूठ क्यों बोली थी कि वैद्य जी की दवाई का असर है? पूरा गांव उनसे दवा लेता है और कोई जवान नहीं हुआ आज तक। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। असल में वैद्य जी की दवा से नहीं, बल्कि सेब खाने से रूप परिवर्तन हुआ है। मैं सच कह रही हूँ। मुखिया जी, ये दोनों जादू टोना करने वाली औरतें हैं। ये हमारे गांव के लिए सुरक्षित नहीं है। इन्हें अभी के अभी गांव से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा मत कीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम पर रहम कीजिए। जादूगरनियों पर कोई रहम नहीं करता। चलो निकलो यहाँ से। 1 घंटे में गांव से नहीं गई तो धक्के मार कर गांव से निकाल देंगे। चलो सब लोग। मुखिया के साथ सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं और रह गई त्रिशा। दादी के साथ सामान लेकर वो घर से रोते हुए निकल जाती है। पूरा गांव उन्हें जाते हुए देख लेता है। दोनों चलकर जंगल से होते हुए नदी के किनारे चलकर उस पार मैदान में जाती हैं, जहां पर वो सेब का पेड़ उन्हें दिखाई देता है। तब, अच्छा, तो ये सेब का पेड़ है जिससे तू सेब लेकर आई थी? हाँ दादी, हमारे गांव से निकालने की वजह भी ये सेब ही है। पता नहीं ये हमारा दोस्त है या दुश्मन है। बेटी, होनी को कौन टाल सकता है। चल, अब रहने की जगह बनाते हैं। तू जंगल से लकड़ियां लेकर आ जा। ये सुनते ही त्रिशा जंगल से लकड़ियां, घास फूस लेकर आती है और दोनों मिलकर छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और उनकी झोपड़ी तैयार हो जाती है। दोनों उसमें जाकर खाना बनाते हैं और फिर रात होते ही दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। तब, दादी, आज कितना बुरा हुआ हमारे साथ। उन गांव वालों में से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। अब क्या हम दोबारा अपने गांव और घर कभी लौट पाएंगे? क्या हम लोग पूरी जिंदगी इसी तरह अकेलेपन में इतनी दूर बिता देंगे? बोलिए ना दादी। त्रिशा बोलते हुए रोने लगती है। तब दादी भी रोने लगती है और दोनों रोते हुए सो जाती हैं। उस रात त्रिशा को एक सपने में एक दिव्य देवी दिखाई देती है जो उनसे कहती है, बेटी, तुम्हारी हालत की वजह मेरा सेब का पेड़ है, जिसके एक सेब खाने से इंसान हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाता है और 2 खाने पर उसकी जवानी लौट आती है। अगर तुम्हें गांव वालों का विश्वास जीतना है तो बीमार को एक सेब खिलाना होगा, तभी वो लोग विश्वास करेंगे। ये बोलकर दिव्य देवी वहां से गायब हो जाती है और सुबह होते ही त्रिशा जाग जाती है और दादी को पूरा सपना बता देती है। बेटी, मुझे तो वो देवी की ही कृपा लगती है, तभी मेरी जवानी वापस आ गई है। तो वो सच कह रही होगी। तुम एक सेब ले लो और जाकर गांव में बेच दो, शायद वो हमारे ऊपर यकीन करने लगे। मगर गांव वालों ने हमें वहां से निकाल दिया है, तो हम अपने ही गांव में इस फल को नहीं बेच पाएंगे। दूसरे गांव में जाना ही ठीक रहेगा।
और मैं सेब की दवा बनाकर बेचूंगी। फिर त्रिशा बाहर आकर जमीन पर गिरे हुए 4 सेब उठाकर उनको काटकर उनसे दवा बनाती है और लेकर दूसरे गांव में बेचने चली जाती है। ये बात एक गांव से दूसरे गांव में भी फैल जाती है, लेकिन उनके पास कोई भी दवाई खरीदने नहीं आता। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और त्रिशा खाली हाथ झोपड़ी में जाती है। आज भी कोई नहीं आया दवाई खरीदने मुझसे। मुझे अजीब तरीके से लोग देख रहे थे और दूसरे गांव में हमारे बारे में तरह तरह की बातें फैली हुई है। बेटी हिम्मत मत हार, हमारी जीत पक्की होगी। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर से त्रिशा दवाई लेकर दूसरे गांव जाती है। दोपहर के समय सुनसान होता है। तभी रुचि घूंघट से चेहरा ढके हुए त्रिशा के पास जाती है। एक दवा मुझे जल्दी से दे दो, मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार है। रुचि क्या हुआ है तेरे पिताजी को? मैंने तुझे घूंघट में भी पहचान लिया है। ये लो, ये दवा सेब की बनी हुई है, इसे खाते ही वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। त्रिशा रुचि को दवाई देती है और रुचि उन्हें पैसे देकर वहां से चली जाती है और घर जाकर अपने बीमार पिता को वो दवाई दे देती है। उधर त्रिशा बिक्री होने से बहुत ज्यादा खुश होती है और राशन खरीदकर मैदान की झोपड़ी में आकर दादी को देती है। क्या हुआ बेटी, आज तू राशन लेकर आई है? हाँ, रुचि दवाई खरीदने के लिए आई थी। उसके पिताजी बीमार है तो उन्हीं के पैसों से राशन लिया है। त्रिशा खाना बनाती है और रात होते ही दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन त्रिशा दवा बेचने के लिए चली जाती है। उधर रुचि अपने पिताजी के पास जाती है तो उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ये देखकर रुचि कहती है, अरे वाह पिताजी, आप तो इतनी जल्दी स्वस्थ हो गए। क्या त्रिशा की दवा सच में काम करती है? हाँ बेटी, मुझे बहुत स्वस्थ महसूस हो रहा है, कोई कमजोरी भी नहीं है। हम लोगों ने त्रिशा और उसकी दादी के साथ सही नहीं किया। तुम पंचायत में जाकर बोलो। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी दुख है। मैं ये बात जाकर सबको बता देती हूँ। रुचि जल्दी से गांव की पंचायत में जाकर मुखिया और सभी गांव वालों से कहती है, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। त्रिशा और उसकी दादी सही कह रहे थे, सेब खाने से ही उसकी दादी स्वस्थ हुई है। मेरे पिताजी काफी ज्यादा बीमार थे। मैंने त्रिशा की सेब वाली दवाई उन्हें खिलाई और आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसकी दवा असर करी हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तभी रुचि के पिता वहां पर आकर सब लोगों को बताते हैं। मुझे देखिए, मैं जीता जागता सबूत हूँ जो त्रिशा की सेब वाली दवा खाकर सही हुआ है। आप लोगों ने बिना जाने समझे उन्हें गांव से निकालकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। उन्हें तुरंत गांव में बुलाइए, पता नहीं वो किस हाल में होंगी। अच्छा ठीक है, जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। जब मैं खुद इस मामले की जांच पड़ताल कर लूंगा तभी फैसला लिया जाएगा। आप सब जाइए। ये सुनकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और मुखिया दूसरे गांव जाकर त्रिशा को छिपकर देखते हैं। शाम होते ही त्रिशा जंगल की ओर जाने लगती है तो मुखिया भी उसका पीछा करते हैं और उसके मैदान वाली झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। दूर से सेब का पेड़ देखकर वो खुद से कहते हैं, ओहो, तो ये है वो सेब का पेड़ जिसकी त्रिशा और दादी बात कर रही थीं। यानी वो लोग सच कह रही थीं। सेब खाने से लोग स्वस्थ और जवान होते हैं। और इतनी ये लोग किस्मत की कैसे धनी हो गईं? उधर झोपड़ी में त्रिशा की दादी त्रिशा से कहती है, बेटी पानी बिल्कुल भी नहीं है घर पर, चलो साथ में चलकर पानी ले आते हैं, रात भी होने वाली है। ठीक है दादी, चलिए चलते हैं। त्रिशा और दादी दोनों झोपड़ी से निकलकर नदी की ओर जाते हैं और पानी लेने लगते हैं। उधर मुखिया उन दोनों को जाते हुए दिखता है और तुरंत सेब के पेड़ के पास आता है और जमीन पर गिरे हुए 3 सेब उठाकर खुश हो जाता है और खुद से कहता है, आहा, लगता है किस्मत आज मेरे साथ है। अब ये सेब खाकर मैं हमेशा के लिए जवान और स्वस्थ हो जाऊंगा। मुखिया हंसते हुए तीनों सेब खा लेता है और खाकर रात में वापस गांव चला जाता है। पूरे 7 दिन बीत जाते हैं और मुखिया अब पूरी तरह से बूढ़ा बन जाता है। एक सुबह मुखिया की पत्नी सरला उसके पास आती है। आजी सुनते हो क्या? सुबह से आराम कर रहे हो, जाओ जाकर पंचायत के काम करो।
सरला जैसे ही अपनी पति की जगह एक बूढ़े आदमी को देखती है तो वो चिल्लाते हुए डर जाती है। कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे घुस आए तुम? निकलो यहाँ से। अरे सरला, मैं तुम्हारा पति मुखिया हूँ, पहचानो मुझे। मेरा हुलिया कैसे बूढ़ा हो गया। हे भगवान, हे भगवान। झूठ मत बोलो, तुम्हारे जैसा बुढ़ा आदमी मेरा पति नहीं हो सकता, और निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से भी, नहीं तो मैं गांव वालों को बुलाकर तुम्हें पिटवा दूंगी। भागो यहाँ से। सरला बूढ़े मुखिया को धक्का देकर उन्हें घर से बाहर निकाल देती है और घर में चली जाती है। तब बेचारा मुखिया कहता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं जवान और स्वस्थ होने की जगह बूढ़ा कैसे हो गया। अब तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं पहचान रही। ये क्या हो गया। बूढ़ा मुखिया रोते हुए वहां से चला जाता है और पूरे गांव में भटकता है, मगर कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। ऐसे ही 3 दिन और बीत जाते हैं। वो थक हार कर त्रिशा की दुकान पर जाकर उन्हें सारी बात बता देता है। मुझे माफ कर दो त्रिशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया और आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। मुझे कोई नहीं पहचान रहा। ये सब सेब का फल खाने से हुआ है। त्रिशा, मेरी मदद करो। मेरा तो घर, पद, सम्मान सब छिन गया, सब छिन गया। आपको बिना जाने समझे वो फल नहीं खाना चाहिए था। अगर आपको गलती का एहसास हो गया है तो आप मेरे साथ झोपड़ी में चलिए और वहीं पर कुछ दिन रहिए। मैं बस आपकी इतनी ही मदद कर पाऊंगी। त्रिशा मुखिया को अपनी झोपड़ी में ले जाती है और दादी को सारी बात बता देती है। ये तो मुखिया जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अब तो आपको हम पर यकीन हो गया है ना कि हम दोनों सही कह रहे थे। जी दादी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों को गांव से निकलवा दिया और आज खुद ही घर के साथ जवानी भी खो बैठा हूँ। मैं आपकी दया के लायक नहीं हूँ। मुझे बाहर ही रहने दीजिए। मैं अपने पापों का पछतावा ऐसे ही करूँगा। और मुखिया झोपड़ी के बाहर रहने लगता है। त्रिशा खाना बनाती है और उन्हें खाना देती है। झोपड़ी में जब त्रिशा दादी के साथ सो रही होती है तभी उन्हें एक दिव्य सपना आता है। बेटी, उस मुखिया को उसके लालच का फल मिला है। 3 सेब खाने से बुढ़ापा आता है, जो उसे नहीं पता था। ये उसका कर्म उसे मिला है। अगर उसे ठीक करना है तो उसे पेड़ की पत्तियां खिला दो। कुछ ही दिनों में उसका रूप वापस आ जाएगा। दिव्य देवी वहां से गायब हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है और त्रिशा सपना दादी को बता देती है। फिर देर किस बात की, जल्दी से मुखिया की मदद कर देते हैं। त्रिशा झोपड़ी के बाहर आती है और जमीन में पेड़ की पत्तियां गिरी होती हैं, जिसे लेकर वो पीसकर उसकी दवा बनाती है और मुखिया को दे देती है। ये लीजिए, दवा पीते ही कुछ दिनों में आपका रूप आपको वापस मिल जाएगा। ये सुनकर मुखिया जल्दी से दवा पी लेता है। बहुत ही शुक्रिया त्रिशा, मैं तुम्हारा जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। अब से आप लोग मेरे साथ गांव चलिए, वही आपका घर है। मुखिया जी, पहले इंतजार करके अपना रूप भी पा लीजिए, तभी तो गांव वाले आपको पहचानेंगे। वैसे त्रिशा, तो ये दवा मुझे भी दे दे। अब जवान रहने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। नहीं दादी, मैं तुम्हें वापस से बूढ़ा होते हुए नहीं देखना चाहती। आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही जवान बन के रहिए, मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, तेरी जैसी इच्छा बेटी। तो कितना सोचती है मेरे लिए। दादी त्रिशा को गले लगाती है। कुछ दिनों के बाद मुखिया का रूप और जवानी वापस आ जाते हैं और वो फिर से पहले की तरह जवान हो जाता है और वो त्रिशा की दादी और त्रिशा को लेकर गांव में आता है। तब से उस सेब के पेड़ का राज गांव में किसी को नहीं पता चलता और त्रिशा अपनी जवान दादी के साथ खुश रहने लगती है।